नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पीएम की रैली का विरोध कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ता गिरफ्तार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओम प्रकाश राजभर का दावा, 1.5 दर्जन मंत्री 22 नवंबर को होने वाले थे सपा में शामिल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी के दांव से कांग्रेस में बड़ी महिलाओं की दावेदारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार अखिलेश यादव की सरकार और योगी सरकार को लगेगा बड़ा झटका, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। पीएम की रैली का विरोध कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, एनएसयूआई ने पीएम महोदय के दौरे का विरोध किया है। कार्यकर्ता डीएवी पीजी कॉलेज से परेड ग्राउंड के लिए काले झंडे लेकर निकले। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी गो बैक के नारे भी लगाए। वहीं अधिक भीड़ बढ़ती देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का दावा, 1.5 दर्जन मंत्री 22 नवंबर को होने वाले थे सपा में शामिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सूबे के सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय पर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सीएम योगी ने अपने समाज की सुरक्षा के लिए बनाया था नाथ संप्रदाय। उन्होंने कहा कि नाथ संप्रदाय का ब्राह्मण विरोध का इतिहास रहा है, इसीलिए सीएम योगी ब्राह्मणों पर अत्याचार करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 22 नवंबर को बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री सपा गठबंधन में शामिल होने वाले थे, जिसके बाद ये आयोजन आचार संहिता तक टाल दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के दांव से कांग्रेस में बड़ी महिलाओं की दावेदारी। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में महिलाओं, युवतियों को साधने के लिए जो दांव चला है, इससे कांग्रेस से जुड़ी महिला नेत्रियों, कार्यकर्तियों में उत्साह है। टिकट मिलने और चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचने के ख्वाब आंखों में सज गए हैं। टिकट के लिए महिला नेत्रियों की दावेदारी भी बढ़ गई है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू की थी। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व हालांकि प्रियंका गांधी की इस घोषणा से पहले सभी सीटों से संभावित प्रत्याशियों से 11-11,000 रुपए के ड्राफ्ट के साथ आवेदन ले चुका था। इसमें मेरठ से 4 महिलाओं ने अपना आवेदन किया है। जिले की 7 सीटों में से 3 पर महिलाओं की दावेदारी पुख्ता हो रही है। महिला कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि मेरठ की 7 में 3 सीटों पर और प्रदेश में 160 महिला विधायक जब जीतकर आएंगी तो किसी भी महिला पर अत्याचार करने की हिम्मत नहीं होगी। अभी तक 3 विधानसभा सीटों से 4 महिला कांग्रेस नेत्रियों ने आवेदन किए हैं। शहर की तीनों विधानसभा सीटों से किसी भी महिला ने चुनाव के लिए आवेदन नहीं किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, जाट नेता ने बीजेपी को दी चेतावनी, कहा प्रधानमंत्री ने वादा किया था। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की घोषणा नहीं की तो भाजपा को वोट नहीं देने का आह्वान किया जाएगा। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने यहां गुरुवार को आगरा एवं अलीगढ़ के पदाधिकारियों की बैठक में यह बात कही। यशपाल मलिक ने कहा कि 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी जाट समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने पर समर्थन व्यक्त किया था। मलिक ने आगे कहा, केंद्रीय नेताओं ने यदि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा चुनाव से पूर्व यह वादा पूरा न किया तो हमें लोगों से आह्वान करना पड़ेगा कि वे इन चुनावों में भाजपा को वोट न दे। उन्होंने कहा, जाट समाज लंबे समय से अपनी मांग को विभिन्न स्तरों पर उठाता रहा है, लेकिन वर्षों बाद भी जब हमें यह वादा पूरा होता नहीं दिख रहा तो हमें यह कठोर निर्णय करना पड़ा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट कट जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष, चुनावों में भाजपा के विरोध का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बारां जिले में पंचायती राज चुनाव में टिकट कटने से भाजपा कार्यकर्ताओं में विरोध शुरू हो गया है और अंता में भी वार्ड नंबर 4 के पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में टिकट कटने पर भाजपा कार्यकर्ता में विरोध शुरू हो गया है। बारां जिले के अंता में पंचायत चुनाव में जगह जगह गहमागहमी का माहौल देखा जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता का पार्टी से टिकट कटने पर भाजपा के संतुष्ट कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं अंता के वार्ड नंबर 4 में राजकंवर मीना का भाजपा से टिकट कट जाने के कारण कार्यकर्ताओं में आक्रोश फूट पड़ा और कार्यकर्ताओं द्वारा एकजुट होकर पूर्व उप सरपंच पवन सुमन डाबरी के नेतृत्व में भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए जमकर नारेबाजी की गई और चुनावों में भाजपा का विरोध करने का ऐलान भी कर दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, अभी तो बातचीत शुरू हुई है, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलेगा, हमें राज्यवार मुआवजा चाहिए। जी हां दोस्तों,
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी की हमारी मांग भारत सरकार से है। बातचीत अभी शुरू हुई है, देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। अभी कोई रणनीति नहीं बनाई है, हम अपने मुद्दों और आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे। आज की बैठक में एमएसपी, अजय मिश्रा टेनी से जुड़ा मामला, किसानों पर मुकदमे और मुआवजा, ये सभी मुद्दे शामिल हैं। सरकार जब तक चाहेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि वे किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए सहमत हो गए हैं। पंजाब की तरह हमें किसानों की मौत और रोजगार के लिए राज्यवार मुआवजा चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रयागराज आगमन, कल सजाया जा रहा स्वराज भवन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रयागराज आगमन का कार्यक्रम है। वो 5 दिसंबर को आएंगे। राहुल गांधी का चार्टर्ड प्लेन रविवार की शाम 4 बजे बहौली एयरपोर्ट पर उतरेगा। इसके बाद वो सड़क मार्ग से सीधे स्वराज भवन जाएंगे। शाम को वो एक शादी समारोह में हिस्सा लेंगे। वर वधू को आशीर्वाद देने के बाद वो उसी दिन दिल्ली रवाना होंगे। संगम नगरी में राहुल गांधी के आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। उनके आगमन के मद्देनजर खासतौर से स्वराज भवन को सजाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कमला नेहरू स्मारक ट्रस्ट की ट्रस्टी मधु चंद्र के पुत्र के वैवाहिक समारोह में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी के इस दौरे की जानकारी मिलने के बाद स्वराज भवन प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे उनका निजी दौरा बताया जा रहा है। प्रयागराज आगमन के दौरान राहुल गांधी पार्टी नेताओं से सार्वजनिक तौर पर न तो मिलेंगे और न ही संगठनात्मक रूप से किसी तरह की चर्चा ही करेंगे। राहुल गांधी 5 दिसंबर की शाम को शादी समारोह में हिस्सा लेने के बाद चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश जयंत मेरठ में 7 दिसंबर को करेंगे संयुक्त रैली। एसपी और आरएलडी कर सकते हैं गठबंधन का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने कुनबे में एक और सियासी दल को जोड़ लिया है और जल्द ही इसका ऐलान होने वाला है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के बीच सीटों के बंटवारे पर मुहर लग चुकी है और अब इसका ऐलान किया जाना बाकी है। वहीं बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर को मेरठ के सिवालिखास विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दबथुआ में एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की संयुक्त रैली होने जा रही है। वहीं चर्चा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही दल संयुक्त रैली में ऐलान कर सकते हैं। असल में समाजवादी पार्टी राज्य के सभी छोटे सियासी दलों से गठबंधन कर रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अहम माने जाने वाली आरएलडी से भी चुनाव को लेकर गठबंधन होना है और इसका ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। राज्य में दोनों की दलों की बात फाइनल हो चुकी है और सीटों को लेकर भी अब कोई विवाद नहीं है। लिहाजा माना जा रहा है कि मेरठ में होने वाली रैली में इसका ऐलान किया जा सकता है। वहीं एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम शनिवार से मेरठ में कैंप करेंगे और विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले अखिलेश और जयंत की पहली संयुक्त रैली करेंगे। इसके लिए दोनों दलों की लगातार बैठकें हो रही हैं। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश में लंबे समय बाद एसपी और आरएलडी की संयुक्त रैली होने जा रही है और इस रैली के जरिए दोनों ही दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। दोनों दलों के गठबंधन के बाद राज्य में बीजेपी नेता भी काफी आक्रामक हो गए हैं और पिछले दिनों ही बीजेपी के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में बड़ी चुनावी रैली की थी और इसमें राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता शामिल थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 257 प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे यूपी विधानसभा चुनाव, आयोग ने किया अयोग्य घोषित। जानिए पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, अगले साल होने जा रहे प्रदेश विधानसभा चुनाव राज्य के कुल 257 लोग नहीं लड़ सकेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन लोगों को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया है। आयोग ने पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में इन लोगों द्वारा चुनाव लड़ने और परिणाम आने के 1 महीने बाद समय से और सही ढंग से अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा आयोग को नहीं दिया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इन 257 लोगों में से 34 लोग 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़े थे। बाकी 213 लोग 2017 में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी थे। हालांकि इन 257 लोगों में सर्वाधिक संख्या निर्दलीय उम्मीदवारों की ही है, मगर कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने भी पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा आयोग को समुचित ढंग से नहीं दिया या बिल्कुल नहीं दिया। इन प्रमुख दलों में सर्वाधिक 12 उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल के थे। इसके बाद 6 उम्मीदवार पीस पार्टी के, 5 एनसीपी के, 4 उम्मीदवार सीपीआई और बसपा के थे, जबकि एआईएमआईएम के 2 व निषाद पार्टी के 2 उम्मीदवार थे। सीपीआईएमएल के भी 2 उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी के भी एक उम्मीदवार को चुनाव खर्च का विवरण न जमा किए जाने पर अयोग्य घोषित किया गया है। इन सभी को 1 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका गया है। यह अवधि अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही खत्म होगी। बसपा समेत कई दलों के नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया, बाराबंकी और सीतापुर जिले के बहुजन समाज पार्टी, बसपा समेत विभिन्न दलों के कई नेताओं ने शुक्रवार को यहां कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली।
कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रवक्ता संजय सिंह ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव एवं उत्तर प्रदेश मामलों की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के कई नेता आज यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रवक्ता ने बयान में कहा कि जनपद देवरिया के हिंदू युवा वाहिनी के नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल चौरसिया, बसपा के जिला प्रभारी आनंद प्रकाश भारती, बसपा के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष हरिप्रसाद, मछुआरा समिति के नेता पारसनाथ निषाद, बसपा नेता राजेश कुमार मौर्य और समाजवादी पार्टी के नेता अख्तर हुसैन समेत कई नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने बताया कि सीतापुर और बाराबंकी जिलों से संबंधित ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र चौहान, दिनेश निषाद, कैलाश चौहान, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी पवन चौहान आदि नेताओं के साथ आए उनके समर्थक कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 में राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दे मोदी सरकार, लिस्ट न हो तो हमसे ले ले। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग करते हुए राहुल ने कहा कि हम उन लोगों की सूची मुहैया कराएंगे जो आंदोलन के दौरान मारे गए, सरकार उनको मुआवजा जरूर दे। राहुल ने कहा कि कितने किसानों की आंदोलन में मौत हुई है, सरकार के पास डेटा नहीं है, सरकार के पास नहीं है तो हमारे पास है, हम दे देते हैं। राहुल ने कहा, संसद में सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार किसानों को मुआवजा देगी, तो कृषि मंत्रालय ने कहा कि सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए यह सवाल ही नहीं बनता। हमने इस पर काम किया। 500 लोगों के नाम तो हमारे पास है जिन्हें पंजाब सरकार ने मुआवजा और नौकरी दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सिर्फ नाम बदलती है, यूपी की जनता जल्द सरकार बदलेगी। झांसी में विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव का हमला। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव पास आते ही सपा ने सत्ता वापसी के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। अखिलेश यादव लगातार समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज झांसी में रथ यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार ने सिर्फ जगहों के नाम बदले हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यूपी में लोग अपनी सरकार बदलने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में युवाओं, किसानों और व्यापारियों ने योगी सरकार से छुटकारा पाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से यहाँ के किसानों को होगा फायदा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपना वादा पूरा किया होता तो लॉकडाउन में जनता और नौजवानों को परेशान नहीं होना पड़ता। उन्होंने कहा कि सरकार ने लैपटॉप, मोबाइल देने का वादा किया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग जनता को लैपटॉप क्यों देंगे। सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री तो लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते, अगर जानते तो उसकी अहमियत को समझते। अखिलेश यादव महिलाओं के खिलाफ अन्याय का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आंकड़ों में कम से कम ये बताना चाहिए कि भारत में महिलाओं और बेटियों पर सबसे ज्यादा अन्याय कहाँ होता है। उन्होंने कहा कि फर्जी एनकाउंटर में सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को मिले हैं तो वो उत्तर प्रदेश सरकार है। बता दें कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे सपा बीजेपी और भी ज्यादा हमलावर होती जा रही है। चुनावी सीजन में जनता तक पहुँचने के लिए सपा विजय रथ यात्रा निकाल रही है। आज अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा झांसी पहुंची। इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निजी हमला करते हुए कहा कि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसीलिए वो इसकी अहमियत नहीं समझते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर में महारैली की तैयारी में जुटी कांग्रेस, नेताओं ने ली बैठक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने 12 दिसंबर को यहाँ प्रस्तावित महंगाई हटाओ रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इस रैली को सफल बनाने पर चर्चा की। दिल्ली से आए पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल व प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक के बाद माकन ने कहा कि जयपुर में प्रस्तावित रैली में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने कहा, 12 तारीख की रैली में हम पूरी ताकत से शामिल होंगे। पूरे देश से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। हमारा आला कमान, हमारे मुख्यमंत्री, कार्य समिति के सदस्य व सांसदों सहित सभी लोग आएंगे। उल्लेखनीय है कि यह रैली पहले नई दिल्ली में होनी थी, लेकिन वहां मंजूरी नहीं मिलने के बाद इसे जयपुर में रखा गया है। माकन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र में सत्तारूढ़ लोग महंगाई घटाने में विफल रहे हैं। अपने कुछ मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। माकन ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुदरा मूल्य कम हो रहे हैं और हमारे देश में ये बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई कम हो रही है और हमारे देश में बढ़ती जा रही है। उत्पाद शुल्क बढ़ाकर केंद्र सरकार अपने खजाने भरकर लोगों की जेबें खाली कर रही है।
केंद्र सरकार द्वारा लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, उसके बारे में लोगों को हम जागरूक करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पार्टी के पदाधिकारी और विधायक शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई। इसमें भी प्रस्तावित रैली को सफल बनाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा, 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली हो रही है, बड़ा लक्ष्य है, सब मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। रैली की तैयारियों का जायजा लेने जयपुर पहुंचे वेणुगोपाल व माकन पहले मुख्यमंत्री गहलोत व डोटासरा के साथ विद्याधर नगर स्टेडियम गए। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस रैली के वास्ते जयपुर को चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का धन्यवाद करते हुए कहा कि पूरे राज्य व देश से इस रैली में लोग आएंगे तथा यह सफल रहेगी। उन्होंने रैली के लिए दिल्ली में अनुमति न मिलने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आने वाले समय में जनता उसके घमंड को तोड़ देगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने दिया नया नारा, एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर किसान पिछले 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। संसद ने इन कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल पास भी कर दिया है। उसके बाद से ही किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। एबीपी गंगा ने किसान नेता राकेश टिकैत से गाजीपुर बॉर्डर पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन अब मजबूत होगा, हमारा नारा है एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कोई किसान कहीं नहीं जा रहा है, आंदोलन में अब भीड़ बढ़ने लगी है, अपने अपने बॉर्डर मजबूत किए जा रहे हैं। इस किसान नेता ने कहा कि कल और तस्वीर साफ हो जाएगी कि आंदोलन आगे कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को यह लग रहा है कि आंदोलन समाप्त हो रहा है, लेकिन आंदोलन अभी समाप्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिसकी बात कही जा रही थी पंजाब के लोग जा रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। किसान नेता ने कहा कि सरकार को टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 साल का आंदोलन यह समाप्त हो गया, कई किसानों ने अपनी फसल भी नहीं काटी, इसका इतनी जल्दी हिसाब कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तो असली लड़ाई आंदोलन का प्लेटफॉर्म तैयार करने की है। उन्होंने कहा कि किसान नए नारे के साथ चल रहे हैं, किसानों की शहादत हुई है, सरकार उसका आंकड़ा हमसे पूछ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की शहादत का आंकड़ा अपने अपने थानों में जाकर पता करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से घाटा है तो सरकार उसका लाभ और हानि बताए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड चुनाव 2022, 16 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे राहुल गांधी, जनसभा को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, भाजपा की ओर से 4 दिसंबर को राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की रैली कराने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि आगामी 16 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली का आयोजन राजधानी देहरादून में किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से बांग्लादेश निर्माण के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य भर में पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान देकर सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में आयोजित होने वाली रैली में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। बताया कि पार्टी की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के तमाम बड़े नेता पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के किसी बड़े नेता का अभी तक एक भी दौरा नहीं हुआ है। वहीं अब चुनावी दौरे पर राहुल गांधी देहरादून आएंगे। हालांकि कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार को पहले ही धार देना शुरू कर दिया था। इसकी कमान राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने खुद संभाली हुई है। वे लगातार राज्य में दौरे कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फिर चुनाव लड़ने को तैयार गुलाबी गैंग कमांडर, बोली मोदी जावा चाहिए और कांग्रेस आवा चाहिए। जी हां दोस्तों, देश में चर्चित टीवी सीरियल बिग बॉस से शोहरत बटोर चुकी और जाको राखे साया जैसी फिल्म में अभिनय कर चुकी गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल एक बार फिर मऊ मानिकपुर विधानसभा चित्रकूट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहती हैं कि अब मोदी जावा चाहिए और कांग्रेस आवा चाहिए, जिससे कम लोग इस जुमलेबाज सरकार से बच सकेंगे। उन्होंने बताया कि चित्रकूट के मऊ मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से 2012 और 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हूं। पिछले चुनाव में मैं दूसरे स्थान पर थी और इस बार फिर इसी सीट से चुनाव लड़ूंगी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा महिलाओं के लिए 40% टिकट का ऐलान करने से निश्चित ही महिलाओं का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। साथ ही उनकी 7 प्रतिज्ञा के कारण कांग्रेस को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में एक बैठक की उस दौरान सभी महिलाएं कह रही थीं कि मोदी इस बार जावा चाहिए और कांग्रेस आवा चाहिए, ताकि लोगों को इस जुमलेबाज सरकार से निजात मिले। संपत अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर इंटरनेशनल स्तर की गौशाला बनवाना चाहती हैं, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।
साथ ही उन्होंने लखीमपुर में किसानों को कुचले जाने, हाथरस कांड और प्रयागराज की घटनाओं को जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से गरीब और किसान बेमौत मर रहे हैं। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर मस्जिद क्या करेगा। 1947 में जन्मी संपत देवी पाल ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बदौसा गांव में रहकर ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर एक दल बनाया था, जिसका नाम गुलाबी गैंग रखा था। इस संगठन में कार्य करने वाली महिलाएं यूनिफॉर्म की भांति गुलाबी रंग की साड़ी पहनती हैं। इसी गुलाबी रंग के कारण ही इस गैंग को गुलाबी गैंग की पहचान मिली। उन्होंने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए कई बार संघर्ष किया। लाठी के बल पर न्याय दिलाने की उनकी कार्यशैली देश भर में इस तरह लोकप्रिय हुई कि बॉलीवुड भी इनके चरित्र पर फिल्म बनाने को मजबूर हुआ। इन्हीं के गैंग के नाम पर गुलाबी गैंग फिल्म बनी, जिसमें माधुरी दीक्षित ने अभिनय किया है। संपत पाल ने खुद जाको राखे साइयां फिल्म में छोटी सी भूमिका अदा की है। साथ ही टीवी सीरियल बिग बॉस में रहकर शोहरत बटोरी थी।